हेलो। बस बस। हेलो। 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 प्रिय छात्र छात्राओं, एविडेंस एक्ट आपका चल रहा था और द इंडियन एविडेंस एक्ट में सामान्य बातें आपको बताई जा रही थी। शुरुआती दौर में प्रतिदिन आपका 5 मिनट जो पिछले लेक्चर पढ़ाए गए हैं उसको रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि आपका मेमोरी रिफ्रेश कराई जाएगी, यानी कि स्मृति ताज़ा कराई जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहला हम लोगों ने ये पढ़ा था शुरुआती दौर में कि चूंकि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान में इन्फोर्स रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, कौन सा संविधान जिम्मेदार है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, तो वह आप बताएंगे। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है 372, कौन सा अनुच्छेद है 372। इसके बाद आपका ये बताया गया था कि जो संविधान के पूर्व विधियां हैं उसको हमने एक नाम दिया था और वह नाम दिया था लॉ इन्फोर्स या विद्यमान विधि। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको इंटरव्यू में आया है। फिर क्वेश्चन उठता है कि लॉ इन्फोर्स को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो मूल अधिकारों के लिए अगर हम देखें तो लॉ इन्फोर्स को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 13(3) के क्लाज बी में, और सामान्य तौर पर देखें तो आर्टिकल 366 के क्लाज 10 में। किसको परिभाषित किया गया है? लॉ इन्फोर्स को। इसके बाद हमने आपका बताया था जो कि आपका कुछ सामान्य बातें आपको बताई गई थी, और सामान्य बातों में आपका निर्माण की तिथि या गवर्नर वायसराय द्वारा अनुमत की तिथि तो वह है 15 मार्च 1872। फिर आपका एक्ट नंबर या क्रम संख्या या अधिनियम संख्या 1 प्रवर्तन तिथि इन्फोर्समेंट डेट बताया गया, तो इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। इसके बाद कुल भाग 3 है, कुल अध्याय 11 हैं, कुल धाराएं 167 हैं। फिर सबसे बड़ा अध्याय 2, सबसे छोटा अध्याय 11। फिर आपका जो अगला पॉइंट बताया गया था कि जो साक्ष्य संबंधी विधि हैं वह किस सूची का विषय है, तो कनकरेंट सूची का। और कनकरेंट में अब आगे पूछ रहा है एंट्री नंबर या क्रम संख्या या प्रविष्टि संख्या उत्तराखंड ने बनाया, तो प्रविष्टि संख्या 12 यानी कि 12। इसके बाद हमने बताया कि कौन सी धारा रिपील है, और ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन यूपी एपीओ में भी आया था इस बार। तो वह सेक्शन जो रिपील है वह आपका 2 है, और किस ईयर में ईपी 2 है और किस ईयर में रिपील किया गया 1938। फिर प्रथम संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट पूछा गया था भाई, तो भी 1938 में ही किया गया। इसके बाद आपका बताया गया था जो अच्छे से प्रतिस्थापित धाराएं या पुनर्व्याख्यित धाराएं या पुनर्परिभाषित सेक्शन कौन है। उदाहरण भी शराब के बोतल का दिया गया था, और आपका 4 सेक्शन है 39, 131,
फिर 119 और 114A, ये याद करना है। अगला कंसेप्ट हमने बताया था कि जो जेम्स स्टीफेन ने एविडेंस का निर्माण किया था, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में इसका निर्माण किया था। यानी कि यह जो एविडेंस एक्ट है, इसकी एक खासियत और है कि सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ का नियम अलग होते हुए भी स्टीफेन ने ऐसा एविडेंस बनाया जो सिविल और क्रिमिनल में समान रूप से लागू होता है। ये राजस्थान में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या जवाब रहेगा? दोनों। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं, और जहाँ की कुछ सेक्शन केवल सिविल में लागू होते हैं, कुछ केवल क्रिमिनल में, और उन सेक्शनों को मैं डिटेल में बताया था। इसके बाद हमने एविडेंस एक्ट का निर्माण बताया, तो आपका प्राचीन विधि बताई हिंदू लॉ, फिर मुस्लिम काल बताया, और जो ये द इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कैसे बना, तो 1868 में सर्वप्रथम, ये उत्तराखंड में क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वप्रथम एविडेंस का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो सर हेनरी मेन ने सन किस में 1868 में इनके ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया कि अस्वीकार, तो अस्वीकार। पुनः ड्राफ्ट बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? स्टीफेन को। स्टीफेन ने कब ड्राफ्ट बनाया, ये भी उत्तराखंड में आया है 1870 में। और यही जो ड्राफ्ट है स्टीफेन का वर्तमान में किस रूप में है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये भी हम बता चुके थे। अगला जो हम बता रहे थे वह आपका नेचर ऑफ एविडेंस लॉ। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, और इसको देखा जाए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कह सकते हैं कि बन चुका है, और इसी को देखना है। देखिए, शुरू किया जाए, हम नेचर पर थे, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रकृति क्या है। एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से भी प्री में बनने के चांस रहते हैं, थोड़ा सतर्क रहना है। जो अगर नेचर पूछे, प्रकृति पूछे, तो दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक लेक्स फोरी होती है, और दूसरा लेक्स लोसी। इस देखिए, जब भी कोई मैक्सिम पढ़िए तो उसका उपाय ये है कि आप मैक्सिम को, शब्दों को पहले जानिए। लेक्स का मतलब होता है ला, ला का मतलब हुआ आपका विधि, और फोरी का मतलब होता है फोरम, फोरम का मतलब हुआ स्थान। और यहाँ जो लेक्स लोसी दी गई है, लेक्स का मतलब ला, लोसी का मतलब लोकल, लोकल, यानी कि इसको हम कहते हैं, ला का मतलब विधि और लोकल का मतलब स्थानीय, स्थानीय कहा जाता है। तो पहले नाम पर गौर करना है, उसके बाद आपका, अब क्वेश्चन ये बना था उत्तराखंड में भी और बिहार में भी कि द इंडियन एविडेंस एक्ट कैसी विधि है, तो आपका जवाब रहेगा लेक्स फोरी। फिर बिहार में क्वेश्चन बना कि हिंदू लॉ कैसी विधि है, तो वह भी लेक्स फोरी है। द लिमिटेशन एक्ट कैसी विधि है, वह भी लेक्स फोरी है। तो लेक्स फोरी का मतलब आपको अब जानना है। लेक्स फोरी का मतलब होता है स्थान विशेष की विधि,
या न्यायालयाधिकृत विधि, अर्थात यदि कोई घटना, यही बताइएगा, यदि कोई घटना विदेश में घटित हुई हो, तब उस घटना को यदि भारत में प्रूफ करना है, साबित करना है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों के अनुसार ही उसे भारत में साबित किया जाएगा, न कि उन नियमों के अनुसार जहां घटना घटित हुई है। अर्थात इसको दूसरी भाषा में ये कहते हैं कि साक्ष्य के समस्त प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार ही विनिश्चित किए जाएंगे जहां किसी घटना का विचारण होता है। इस बात को इस बात को आपका समर्थन भी बिना न्यायालयों से, और एक केस आपका है निहारेंदु दत्त वर्सेज सम्राट, निहारेंदु दत्त वर्सेज सम्राट का केस है। ये 1942 का केस है, जिसमें कि आपका स्पष्ट बताया गया कि यदि कोई घटना इंग्लैंड में घटी है तो भारत में उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, प्रूफ, यानी कि साबित किया जाना अनिवार्य है। किसके तहत? विदेशी साक्ष्य अधिनियम नहीं, बल्कि किसके तहत? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब आइए लेक्स लोसी देखा जाए। लेक्स लोसी का बिहार, उत्तराखंड, यूपी में आपका अर्थ पूछा है कि लेक्स लोसी का मतलब क्या हुआ। ये नहीं कि गलत ना हो अर्थ। लेक्स मतलब ला, लोसी मतलब लोकल, लोकल का मतलब स्थानीय, यानी कि सामान्य भाषा में इसका अर्थ हुआ स्थानीय विधि। स्थानीय विधि का मतलब ये हुआ कि ऐसा कानून या ऐसा ला जो किसी पर्टिकुलर स्थान से जुड़ा हो, और जैसे ही वह व्यक्ति उस स्थान से बाहर गया तो वह कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उदाहरण के रूप में आप यूपी जे के लिए 6 लोकल एक्ट पढ़ते हैं। ये जो 6 लोकल एक्ट हैं, ये शुद्ध रूप से कैसे कानून हैं? लोकल ला, यानी कि स्थानीय विधि। जैसे कि आपका रेवेन्यू एक्ट कोड हो गया, रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, नगर पालिका अधिनियम हो गया इत्यादि। ये कैसे ला हैं? आपका लेक्स लोसी है, यानी कि केवल और केवल कहाँ लागू है? उत्तर प्रदेश में, इसके बाहर नहीं। जहाँ तक स्थानीय विधि की बात है या लेक्स लोसी की बात है, अगर हम डिफिनीशन देखें तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और आईपीसी की धारा आपका 42 से, यानी कि लोकल ला या स्थानीय विधि को आईपीसी की धारा में स्पष्ट किया गया है, क्लियर किया गया है। तो हम इसको गवर्न कहाँ से कर सकते हैं? आईपीसी के 42। ये ऐसी विधि जो पूरे भारत में लागू न होकर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से में लागू हो, उसी को हम क्या कहते हैं? लेक्स लोसी। अब आइए अगला मॉडल चला जाए। जो अगला मॉडल हमें चलना है, जो आपका अगले मॉडल में आपका ये देखा जाता है कि आपका अमेंडमेंट या संशोधन, यानी कि अगला मॉडल हमें चलना है द इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट या संशोधन। देखिए, पहले कुछ को रिलेट कर लिया जाए, तब आपका संशोधन को पढ़ाया जाए।
और यहाँ से भी मैं बता दूं, पूरा चांस रहता है कि आपका एक क्वेश्चन मिलेगा। अभी बिहार एपीओ में संशोधन से बहुत अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ लिया था, और ये पूछा था कि 2018 यानी कि 2018 में आपका किस सेक्शन में संशोधन किया गया, ये पूछा था। तो प्रयास आपको ये करना है कि जो छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं, एक जगह एकत्र करवाई जा रही हैं, ये कहीं न तो कोई पढ़ाता है और न कहीं आपको एक जगह मिलेगी। तो अगर आप लोग एमपी एडीपीओ, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, यूपी जे, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों का अगर कंपटीशन देना है तो इन छोटी छोटी बातों पर गौर करना होगा, और यही छोटी छोटी बातें लोगों को प्री से ही बाहर कर दे रही हैं। और जो इन छोटी छोटी बातों को पकड़ ले रहा है वही सिलेक्शन भी पा रहा है। तो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि बड़ी बातों के साथ साथ छोटी छोटी बातें भी आपका पढ़ाई जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, एक लिस्ट बना लेना है अमेंडमेंट का। आपका कई राज्यों में तो अब मेंस में भी पूछा जाने लगा है कि कौन कौन संशोधन हुए उनको बताइए। तो संशोधन आपको, जैसे कि आपका झारखंड में पूछ लिया गया, तो अब मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहले अमेंडमेंट या संशोधन को देखा जाए तो जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हमारे संविधान की बात है, संविधान के आर्टिकल 368, संविधान से पहले हम उठाते हैं संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के दो तरीके दिए गए हैं। आपका दो तरीके दिए गए हैं। अब इंटरव्यू में यहाँ से जो क्वेश्चन बना है कि संविधान में संशोधन का मतलब क्या हुआ, ये पूछा गया है। तो संशोधन का मतलब तीन होता है, इसको याद रखना है। यानी कि अगर कोई पूछे कि संशोधन का मतलब क्या हुआ तो आप तीन बताइएगा। ये अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि कहाँ से गवर्न करके बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन करना, कुछ चेंजिंग करना या परिवर्धन करना, कुछ ऐड कर देना, कुछ जोड़ देना, या निरसन करना यानी कि रिपील कर देना, यानी कि समाप्त कर देना। यानी कि जब भी आपका संशोधन पढ़ाया जाए तो तीन बात संशोधन का पहले मतलब जान लेना है। आपका पहला हो गया परिवर्तन करना, कुछ चेंज कर देना। दूसरा आपका परिवर्धन या ऐड कर देना। और तीसरा निरसन यानी कि रिपील कर देना, अर्थात समाप्त कर देना, या ओमिटेड कर देना यानी कि लोपित कर देना, लोप। तो ये संशोधन का मतलब हुआ। अब एविडेंस एक्ट में कब कब संशोधन हुए हैं और संशोधनों से किन किन राज्यों में क्या क्या क्वेश्चन बना है, यूपी में क्या बना, बिहार में क्या बना, उत्तराखंड में क्या बना, एमपी में क्या बना, तमाम राज्यों के क्वेश्चन भी हम साथ साथ एकत्र करवाते जाएंगे। तो जहां तक एविडेंस एक्ट की बात है, अब तक एविडेंस एक्ट में कुल आपका 10 बार संशोधन हो चुके हैं, और 10 अमेंडमेंट को एक जगह एकत्र कर लेना है। और उस संशोधन द्वारा महत्वपूर्ण बात क्या जोड़ी गई, ये भी सतर्क होकर दिमाग में बैठाना है।
आइए हम एविडेंस एक्ट में प्रथम संशोधन देखते हैं। इसको अच्छे से तैयार रखेंगे आप लोग। आपका प्रथम संशोधन यानी कि प्रथम संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं गया था, लेकिन 2018 के यूपीएपीओ ने दे ही दिया। तो ये न समझिए कि आपका छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए, जैसे ही आप प्रथम संशोधन पर आएंगे तो पहला क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट में फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? तो 1938 में, याद रखिए। दूसरा, इस पर आपको ये देखना है कि प्रथम संशोधन द्वारा क्या किया गया? तो रिपील किया गया, निरसित किया गया। तो किस सेक्शन को निरसित किया गया? तो ये याद रखिएगा, किस धारा को? 2, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा सेक्शन 2 को निरसित किया गया, समाप्त किया गया। और इसी के साथ एक शेड्यूल था, अनुसूची थी, उस अनुसूची को भी रिपील कर दिया गया। अब जैसे ही आप क्वेश्चन बनाएंगे एविडेंस का, आपका ये तो यूपीएपीओ 2018 में आ भी चुका है, लेकिन तुरंत आपका 3-4 और क्वेश्चन एक साथ तैयार रखना है। हम बता रहे हैं कि संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, फिर आपका आईपीसी में, जे में आया था ये, आईपीसी में प्रथम संशोधन कब किया गया, ये जे में आया। संविधान जी में जीएस बनता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यानी कि संविदा अधिनियम में कब किया गया, फिर सीपीसी में पूछा जाता है कब किया गया, और फिर आपका पूछा जाता है सीपीसी के बाद आपका पूछा जाता है सीआरपीसी में कब किया गया। यानी कि जब भी आप, फिर मैं बता दूं कि फर्स्ट पढ़िए तो 6-7 क्वेश्चन को रिलेट करके एक साथ तैयार करना है। और सबका मैं ईयर भी लिखवा रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया? तो 1951 में, ये याद रखना है। आईपीसी में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? ये पिछली बार 2018 के यूपीजे में आ भी चुका है। तो प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1870 यानी कि 1870 ईस्वी में। संविदा अधिनियम में प्रथम संशोधन कब किया गया? ये क्वेश्चन जे में आ सकता है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन न आए हों उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन आपका जे में आ सकता है। तो ये मारेंगे 1800 कौन? 99। क्या किया गया इसके द्वारा? तो संविदा अधिनियम में एक सेक्शन नया जोड़ा गया, 19A। याद रखिए, कौन सा सेक्शन? 19A। सीपीसी में भी खूब पूछा गया है कि सीपीसी में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1900 आपका 76 में। 1900 कब? 76 में। और इसके बाद सीआरपीसी में पूछा जाता है तो 1978, यानी कि सीआरपीसी में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1900 आप क्या मारेंगे? 78। अब आइए, प्रथम संशोधन हो गया आपका एविडेंस एक्ट में। अब हम देखते हैं सेकेंड अमेंडमेंट या द्वितीय संशोधन। द्वितीय संशोधन
जहां तक एविडेंस एक्ट में दूसरी बार संशोधन की बात है, ये किया गया 1983 में। यानी कि कब किया गया? 1983 में किया गया। और इसके द्वारा मुख्य रूप से आपका सेक्शन कौन जोड़ा गया? 114A 114A जोड़ा गया। और ये संशोधन पूछा गया है कब से लागू हुआ? उत्तराखंड डेट पूछा है तो 24 दिसंबर 1983। यानी कि कब से ये संशोधन लागू किया गया? तो 24 यानी कि 24 दिसंबर 1983। अब ये संशोधन क्यों किया गया और आपका क्या इसका उद्देश्य था, ये इत्यादि बातें हम बताएंगे। देखिए, आपका ये जो दूसरी बार अमेंडमेंट किया गया, इसके लिए एक केस जिम्मेदार है जो प्री में बहुत पूछा जाता है। तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। जो मथुरा थी वह लड़की का नाम था और मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप ही आपका सेक्शन 114A 1983 में आपका एविडेंस में दूसरी बार संशोधन करके जोड़ा गया। और जो दुराचार के मामले हैं, जो बलात्कार के मामले हैं, उसमें सम्मत के बारे में प्रावधान किया गया, यानी कि कंसेंट के लिए। तो आगे बताया जाएगा डिटेल में। आइए तीसरी बार हम संशोधन को देखते हैं। ये डेट जरूर याद रखिए। उत्तराखंड 2-3 बार रिपीट किया है कि 1983 का संशोधन कब लागू हुआ? तो 24 यानी कि 24 दिसंबर 1983। आइए तीसरी बार जो संशोधन होता है ये कम लोग जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन जो आपका तृतीय संशोधन को देखा जाए, ये आपका ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कम मिलेगा आपको किताबों में और हो सकता है कि ये क्वेश्चन नया आ जाए। तृतीय जो संशोधन आपका होता है वह आपका 1984 में होता है। 1984 याद रखिए, आ सकता है क्वेश्चन नया। यह जो संशोधन हुआ आपका, कह सकते हैं कि इसके द्वारा क्या किया गया? तो एक सेक्शन जोड़ा गया 111A, यानी कि एविडेंस की धारा 111A। अब ये कब से लागू हुआ? तो आपका 14 जुलाई, यानी कि ये इनफोर्स कब से हुआ या लागू कब से हुआ? तो 14 जुलाई 1984 से। देखिए इसमें क्या किया गया। नाइनटीन 1984 के संशोधन द्वारा मुख्य रूप से आपका सेक्शन 11A जोड़ा गया, 111A यानी कि 111A। इसमें डिस्टर्ब एरिया
या विक्षुब्ध क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया, अर्थात यदि किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध या डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है, 1 मास तक वह एरिया क्या रहा है, डिस्टर्ब, और कोई व्यक्ति आयुध सहित उस एरिया में पकड़ा जाता है या पाया जाता है, तो ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि यह व्यक्ति इस डिस्टरबेंस में क्या था, शामिल। तो ये कब ऐड किया गया, आपका याद रखिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये चांस रहता है बनने का। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कंपटीशन में। ये आपका तीसरी बार संशोधन कब से इन्फोर्स हुआ, तो आपका 14 जुलाई 1984। इसके बाद आ जाइए, जो आपका चौथा संशोधन होता है वह 1986 में होता है। यानी कि जो चौथा संशोधन या फोर्थ आप कह सकते हैं, जो फोर्थ अमेंडमेंट होता है, चौथा संशोधन होता है, वह संशोधन आपका 1986 में होता है। इसके द्वारा मुख्य रूप से जो सेक्शन जोड़ा जाता है वह आपका 113 बी जोड़ा जाता है, यानी कि 113 आपका बी 113 बी जोड़ा जाता है। ये डावरी डेथ के बारे में प्रियम्पशन से संबंधित है, दहेज हत्या के बारे में उपधारणा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो चौथी बार संशोधन किया गया, ये कब से इन्फोर्स हुआ, कब से लागू हुआ। कई बार यूपी और उत्तराखंड ये क्वेश्चन बना चुका है, गलत ना हो तो डेट याद रखिएगा, 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986, यानी कि कब से लागू हुआ, तो 19/11/1986 से। याद रखिएगा, डेट गलत ना हो, 19 नवंबर 1986। इसके बाद आता है 5वां संशोधन, हम देखते हैं। 5वां संशोधन यूपी एपीओ में बना था और चांस रहता है आगे बढ़ने का। यानी कि 5वीं बार एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट कब हुआ, तो अगर 5वीं बार पूछे तो सन 2000 में, यानी कि किस सन में हुआ, 2000 में। दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि जो ये सन 2000 में 5वीं बार एविडेंस में अमेंडमेंट हुआ, ये किस कानून द्वारा हुआ, ये भी बन चुका है एमपी में। तो आईटी एक्ट द्वारा, किसके द्वारा, आईटी एक्ट द्वारा, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, हिंदी में कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि एविडेंस एक्ट में सबसे व्यापक संशोधन किस सन में हुआ, सबसे बड़ा। जैसे कि बिहार में भी पूछा गया था जे में, उसको हम कोरिलेट करते हैं। एविडेंस एक्ट में सबसे व्यापक संशोधन कब किया गया, तो आपका क्या जवाब रहेगा, सबसे व्यापक संशोधन सन 2000 में किया गया। अगला क्वेश्चन जो 2015 में यूपी एपीओ ने बनाया, वह ये बनाया कि जो एविडेंस में सन 2000 में संशोधन किया गया, वह कब से लागू हुआ। ये यूपी एपीओ 2015 में क्वेश्चन बना है, तो यह संशोधन 17 अक्टूबर
17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ। यानी कि फिर एक बार बता दिया जाए, क्योंकि शुरुआती दौर है, कुछ चीज़ें रिपीट भी करनी पड़ेंगी बार बार, 2-3 दिन और, माने इस हफ्ते तक 2-2 बार आपको बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो सबसे व्यापक, इसके बाद कब से इन्फोर्स हुआ, कब से लागू हुआ, वह गलत न हो, 17 अक्टूबर सन 2000 को। इसके बाद आपका इसके द्वारा किया क्या गया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में मान्यता दी गई। तो 2000 के पहले न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता थी, और सन 2000 से अब किसके द्वारा, कानून द्वारा। ये मुख्य रूप से आपका किया गया। अब कोरिलेट आपको करना है, कुछ कोरिलेट ये करना है कि आपका पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जो मॉडल मैं बना रहा हूं क्योंकि बिहार में ऐसा आया है। कॉन्स्टिट्यूशन में किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है, तो 42 यानी कि संविधान के 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार जे में इसी बार आया था, यानी कि जो हुआ है आपका पिछली बार, अभी मेंस होने वाला है, इसी बार ये आया था। इसके बाद आपका नया क्वेश्चन एक एविडेंस में बन सकता है, वह ये बन सकता है कि मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहा जाता है। यही बना लीजिए, लघु एविडेंस, मिनी एविडेंस, तो क्या मारेंगे, सन 2000। इसके बाद जो 6वीं बार जो संशोधन होता है वह 2002 में होता है। याद रखिए, 6वीं बार एविडेंस में संशोधन कब होता है, तो 6वीं बार संशोधन हमारी संसद करती है। यानी कि 6वीं बार कब करती है, तो वह करती है सन 2002, यानी कि 2002 में करती है। ये संशोधन क्यों करना पड़ा, ये हमें देखना है, और इस संशोधन द्वारा क्या किया गया, क्या किया गया, 3 बातें याद रखना है। ये संशोधन देखिए क्यों करना पड़ा। जो सन 2002 का संशोधन था, वह एक केस के कारण करना पड़ा, और वह केस है गुरमीत कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। फिर याद रखिए, पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। गुरमीत कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, AIR सन 2000, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आदर्श सेन आनंद, जस्टिस आदर्श सेन आनंद द्वारा दिए गए निर्णय के कारण ये अमेंडमेंट किया गया। याद रखिएगा इसको अच्छे से। अब इसमें क्या कहा गया, देखिए क्या कहा गया। एक पुलिस वाले पर दुराचार का आरोप लगा था, और पुलिस वाला ये कह रहा था कि यह औरत जो है बेश्या है, इसका धंधा ही है कि अपना शरीर बेचे और पैसा कमाए, अतः जो मुझ पर आरोप लगा है वह आपका ठीक नहीं है। मैंने इनकी सम्मत से ये किया था कार्य। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, और डिसीजन के बाद 2002 में संशोधन किया गया, और यहीं से आपका बिहार भी क्वेश्चन बनाया था। यहीं से आपका 2 एंगल से हमें देखना है। आपका जो एंगल बना यहाँ से, वह ये बना कि सन 2002 में आखिर किया क्या गया,
तो एविडेंस के सेक्शन 146 में एक प्रोविजो जोड़ा गया, परंतुक जोड़ा गया, और 100 परंतुक जोड़ा गया, और 155 का क्लाज सेक्शन 155 का क्लाज 4 को रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर एक बार हम बता रहे हैं, इसको काफी महत्वपूर्ण है। सन 2002 के संशोधन द्वारा, फिर एक बार देखिए, सेक्शन 146 में एक प्रोविजो जोड़ा गया, और यहीं बिहार भी बना था, आपका आगे अभी बताएंगे। और 155 के क्लाज 4 को रिपील कर दिया गया, यानी कि उसको आपका समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्तमान समय में, पहला नियम हम बता रहे हैं कि वर्तमान समय में किसी औरत के कैरेक्टर को धक्का पहुंचाने के लिए ये नहीं पूछा जा सकता कि क्या तुम्हारा पूर्वतन चरित्र ऐसा रहा है, या क्या तुम वेश्यावृत्ति का धंधा करती हो, या क्या तुम अनैतिक धंधा करके अपना जीवन चलाती हो। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं? नहीं पूछा जाएगा। अब आपका चूंकि 146 काफी महत्वपूर्ण है परंतु, तो इस परंतु को पहले हम देख लेते हैं डिटेल में। एक और बता दें, हाँ, इस परंतु को हम डिटेल में देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अलग से हम बता रहे हैं, देखिए अलग से आपको ये देखना है। यहीं से आपका बिहार एपीओ बहुत टेक्निकल क्वेश्चन उठाया था, और इस टेक्निकल क्वेश्चन को लिख लीजिए। पहला आपका हम बता रहे हैं 146 का प्रोविजो, यानी कि परंतुक। 146 के परंतु के बारे में 3 बातें याद रखें, 3 ईयर। एक ईयर याद रखना है सन 2002, दूसरा सन याद रखना है 2013, और तीसरा 2018। देखिए तीनों हम अलग अलग बता रहे हैं, इसको तीनों को हम अलग अलग करके बता रहे हैं। फिर एक बार देखिए इसको अच्छे से। ये जोड़ा क्यों गया ये हमने बता दिया। कब जोड़ा गया 146 का प्रोविजो? तो आपका कह सकते हैं कि 2002 में। ये 2002 में। तत्पश्चात 2013 में, माने 2013 के पहले दिल्ली में निर्भया कांड होता है, और निर्भया कांड में जो एक्यूज्ड या अभियुक्त के वकील एपी सिंह रहते हैं, और भी वकील रहते हैं, और एपी सिंह बार बार जो पीड़िता या विक्टिम है उसके कैरेक्टर पर अटैक करते हैं, और पूर्व लैंगिक अनुभव यानी कि पूर्व सेक्सुअल या पूर्व लैंगिक संबंधों का हवाला देते हैं कि जो लड़का निर्भया कांड में लड़की के साथ था, उस लड़के का निर्भया के साथ पहले ही शारीरिक रिलेशन था, अतः निर्भया के बातों पर विश्वास न किया जाए। जब ये बार बार कोर्ट में बातें उठी, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि अब संशोधन के लिए जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति बनी, और उन्होंने सिफारिश की। तो जब सिफारिश की कि ऐसे क्वेश्चन को ही बाहर कर दिया जाए, तो 2 प्रावधान आए। एक 146 का प्रोविजो प्रतिस्थापित किया गया, नए सिरे से 2013 में क्या किया गया, लिखा गया। और दूसरी बात, एविडेंस का सेक्शन 2013 में 53A जोड़ा गया, और पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य इरेलेवेंट यानी कि विसंगत या अनुचित बना दिया गया। अब 2018 में
आपका 146 के प्रोविजो में संशोधन किया गया और संशोधन कठुआ कांड के बाद किया गया और बालकों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं सेक्सुअल, उनके बारे में किया गया। तो क्वेश्चन आपका देखिए 3-4 कैसे बन सकता है भाई। पहला बन सकता है कि 146 का प्रोविजो कब जोड़ा गया, तो क्या कहेंगे 2002। कब प्रतिस्थापित किया गया 2013। और कब संशोधित किया गया 2018। तो एविडेंस की किस धारा में 2018 में संशोधन किया गया, तो एक ही धारा कौन सी है 146 का क्या प्रोविजो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये जरूर याद रखिए। इसके बाद आपका सन आता है 2002 के बाद 2005 आता है टू, यानी कि अब हमें 7वें संशोधन पर चलना है। जो एविडेंस एक्ट में 7वां संशोधन होता है वह आपका 2005 में होता है और इसके द्वारा जो होस्टाइल विटनेस है, होस्टाइल विटनेस यानी कि किस सेक्शन में संशोधन होता है 154 होस्टाइल विटनेस वाले में, और ये संशोधन 16/4/2006 से लागू है, यानी कि 16/4/2006 से इन्फोर्स किया गया, यानी कि 16 अप्रैल 2006 से लागू किया गया। अब आ जाइए 2008 का संशोधन, यानी कि हम देख रहे हैं अब चौथा संशोधन 8वीं बार जो संशोधन होता है एविडेंस में वह आपका 2008 में होता है। और आपका कह सकते हैं कि कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इत्यादि हैं उन्हीं को लेकर, यानी कि अंकीय हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर इत्यादि को लेकर संशोधन होता है 2008 में। और फिर आपका 2013 में संशोधन 2018 में। तो जो दो संशोधन है ये अगले 2008 में हुआ 8वां संशोधन, और इसमें अंकीय हस्ताक्षर, मुख्य रूप से अंकीय हस्ताक्षर को आपका ऐड किया गया। तो आपको और दो संशोधन काफी महत्वपूर्ण है 2013 और 2018 वाले, जो कल बताए जाएंगे, क्योंकि आपका सूचना दे दी जाए कि 15 मिनट का बीच में ब्रेक रहता है और 12:05 पर यानी कि 12:05 पर जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी। यानी कि बीच में क्योंकि 2 क्लास लगातार हैं, अतः बीच में आपका 15 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है और 12:05 पर जूरिस्प्रूडेंस की क्लास शुरू होगी। धन्यवाद।